प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग देखें और समझें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर हो सकता है किंतु b से छोटा होगा। हमारा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग द्वारा HCF। देखिए बच्चों, सबसे पहले HCF निकालने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। हम समझ लेते हैं उसको। मान लीजिए कोई संख्या हमारा 16 है, उस संख्या में हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, एक शेषफल बच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा होता है भाजक और ये होता है भाजक भाज्य, ये होता है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। वो A है, ये B है, ये Q है, ये क्या है? R है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहीं पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो इसका रूल होता है, इसका नियम होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे करके आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको प्रयोग जब करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि यानी जिस संख्या से वह कट जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त होगा, वही मान हमारा क्या होगा? आपका दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो चलिए देखते हैं 135 और 225 में कौन संख्या बड़ी है। आप देखेंगे तो 225 क्या है? 135 से बड़ा है। तो आप मानेंगे कि माना A बराबर 225 और B बराबर 135। अब आप A बराबर BQ प्लस R लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या है वो 200 कितना है? 25 है। यहाँ पे A बड़ा होगा B से। देखिए A 225 बराबर ये हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 135, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। और यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो R है, ये R बराबर 90 है और यह 0 के बराबर नहीं है। अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम अगेन दोबारा पुनः एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप हो जाएगा बच्चों 135 बराबर 90 गुणे, फिर 90 से भाग देंगे इसमें तो 90 कम 90 कितना बचेगा? 45। देखिए ये फिर हमारा क्या है? हमने R निकाला लेकिन हमारा ये 0 नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि R 45 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा 90 है और 45 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90, ये 2 बार में कट जाएगा, आपका हो जाएगा ये 0। अब आपने देखा कि R रिमाइंडर जो यहाँ आया है वो क्या है? 0 है। तो बस हम यही उसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ जो मान आएगा ये HCF होगा। हम लिख सकते हैं कि HCF का जो HCF है वो क्या होगा? 45। ये होगा आपका आंसर। तो आपने देखा कि इस विधि का प्रयोग करके हम लोग HCF निकाल लिए, तो आपका ये आंसर है 45। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही 2-3 सवाल हैं और भी, और परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुख्य जो सवालें हैं, मेन सवालें हैं, वो आप नियम जानिए और उस पर सॉल्व करिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर हो सकता है किंतु b से छोटा। तो ये आप जानते हैं, इसके पहले भी सवालों में हम लोग यूज किए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माना धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल a है, a को b से भाग करने पर तथा शेष फल स्मॉल r हो तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है किंतु b से छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। r के संभव मान r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखिए यहाँ से हमें दिया है 6q प्लस 1 दिखाना है और 6q प्लस 3 दिखाना है, 6q प्लस 5 दिखाना है कि ये हो सकता है। तो यहाँ से आपको b बराबर क्या मिल जाएगा, 6। ये हो जाएगा आपका, यदि r बराबर 0 हो तो ये a बराबर 6q प्राप्त होगा। यहाँ पे देखते हैं कि 6q 2 से विभाज्य है, 6q 2 से विभाज्य है। तो 6q यदि 2 से विभाज्य है तो ये क्या होगा, 6q इज इवन सम होगा। यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसका मतलब 6q प्लस 1 इज ऑड, यह विषम है। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 2 और यहाँ से कॉमन 2 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 3q प्लस 1। यह भी देख रहे हैं कि 2 से क्या है, विभाज्य है, तो आप लिख सकते हैं कि 6q प्लस 2 इज इवन। यह क्या है, इवन है, सम है। यदि r बराबर 3 ले लें तो r बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 इज ऑड है। और यदि r बराबर आप रख देंगे 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4। आप देख रहे हैं कि 6q प्लस जो 4 है इसमें 2 मिल जाएगा, 2 3 6 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा 2 से। इसका मतलब 6q प्लस 4 इज इवन, यह इवन है। यदि r इक्वल टू 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। और यहाँ भी आप देखा कि 2 3 6 2 दूनी के 4 नहीं कट पा रहा है, यह भी क्या है, ये आपका 6q प्लस 5 इज ऑड, ये आपका विषम है, विषम। ये है सम
विषम और ये है आपका सम विषम। आपने देखा कि विषम 3 स्थितियों में प्राप्त हुआ है, जो 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5। यदि हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो बस इतना ही बच्चों। एक बार फिर समझ लेते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक को ये है, a को b से भाग कर जब q तथा शेषफल r प्राप्त हो तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु b से क्या होगा, छोटा होगा। तो फिर r के संभव मान हमें देखने हैं, बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे मान हैं जो धनात्मक विषम पूर्णांक प्रदर्शित करते हैं। तो हमने r के संभव मान कितने ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 5 दिखाया गया है ना, r के मान 5 हैं। तो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 चुन लिया, ले लिया। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 6q, और 6q देख रहे हैं कि 2 से क्या है, विभाज्य है, तो 6q को लिख सकते हैं कि ये क्या है, इवन है, यानी सम है। यदि r बराबर 1 ले ले तो a बराबर 6q+1, 6q+1 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी 2 तिहाई 6 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, इसलिए 6q+1 इज ऑड, ये विषम होगा। यदि r बराबर 2 ले तो a बराबर 6q+2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q+1 बचेगा, ये 2 देखिए इसमें मिल गया, यानी ये आपका क्या है, 6q+2 इवन है। यदि r बराबर 3 ले लेंगे तो a बराबर 6q+3 और 6q+3 इज ऑड, विषम है। यदि r बराबर 4 ले ले तो a बराबर 6q+4 आएगा, ये भी देखिए 2 से कट जाएगा, इसलिए 6q+4 इज इवन होगा। यदि r बराबर 5 है, a बराबर 6q+5 है, 6q+5 इज ऑड है, क्योंकि ये भी 5 नहीं कटेगा 2 से। तो आपने देखा इस प्रकार से कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 प्राप्त होंगे किसी भी पूर्णांक q के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। कड़ी में 3 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए कड़ी में 3 परिमेय संख्या है इस प्रकार की, कड़ी में 3 बराबर a/b के रूप में लिखा जाए, और जहां a व b सह अभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। ये संख्याएं जो है कैसे हैं, सहभाज्य हैं, और b ≠ 0। तो इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 बराबर a का स्क्वायर बटे के b का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट 3b² बराबर a²। और इसको आप लोग अगर लिखें तो ये हो जाएगा a² बराबर 3b²। यहाँ पर जो a² है 3 से डिवाइड होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 3a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 3 एक प्रमेय है कि यदि 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करता है।
यदि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करता है बाई ए थ्योरम। एक प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं बाई ए थ्योरम। थ्योरम मतलब होता है प्रमेय। अब माना a बराबर 3m, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, और इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो आप देखिए समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। और यहाँ आपने पुनः देखा कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3b को विभाजित, 3b को भी विभाजित करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 3a को भी विभाजित करता है और 3b को भी विभाजित करता है। और आपने पहले ही मान रखा है कि कड़ी में 3 जो परिमेय संख्या है a बटे b इस प्रकार से है कि यह सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि एक के अतिरिक्त और कोई भी फैक्टर न हो। 3b को विभाजित करता है और 3a को विभाजित करता है। और हमने क्या माना था कि यह सह अभाज्य है, यानी a और b दोनों का HCF कितना है 1 है। हमें क्या प्राप्त हो गया कि a और b दोनों का HCF 3 आ गया। तो हमारा यह मानना कि दोनों का HCF है और b का HCF 1 होगा, यह क्या है गलत है। कह सकते हैं कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b के 3 है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसको सबसे पहले बच्चों दिया गया क्वेश्चन जो है उसको आपको चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों को लिखा जाए 2x + y, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -5 = 0 और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। देखिए यहाँ इन दोनों समीकरण को पहले चेक करते हैं कि ये जो समझाया गया है इधर बच्चों, इसमें कंडीशन होते हैं कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर प्राप्त हो तो इसके समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 प्राप्त होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और तीसरा है हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ≠ c1 बटे c2। अगर ऐसा प्राप्त होता है कंडीशन तो इसके कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। और जिससे जैसे ये हमारा सोल्यूशन निकलेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x y और 1 इस क्रम में अगर हम लिखें तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। देखिए ये वाला लास्ट में लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका हम लोग समीकरण बनाते हैं। x बटे के b1 c2 फिर b2 c1 माइनस b2 c1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y बटे के ये देखिए c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ देखिए सब में इस तरह से 12 21 12 21 12 21
ये तरीका है याद करने का कि और इस विधि का प्रयोग करके ये समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले चेक करके आपको दिखा देते हैं कि यह इसमें से कौन सा टाइप का है यह समीकरण। देखिए यहाँ पे a1 बटे आपका a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 3 है, b1 1 है, b2 कितना है 2 है और c1 -5 है, c2 -8 है। देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले निकालते हैं a1 बटे a2, 2 बटे के कितना है 3 है और b1 बटे b2 ये आपका 1 बटे के 2 है। और आपने यहाँ देखा कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, b1 बटे b2। आपने देखा कि यह कंडीशन लगेगा इसमें, यानी इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अब इस समीकरण का प्रयोग करके। देखिए यहाँ हैं सबसे पहले देखिए क्या लिखा जाएगा, पहले b का टर्म लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 -5 -8, फिर आपका हो जाएगा ये 2 3 फिर 1 2। इस तरह से इसको लिख लेंगे, फिर आप ऐसे इसको समझेंगे। अब समीकरण बनाना आपको आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा x बटे के लिखें तो ये हो जाएगा -8 और इधर गुणा करेंगे तो -5 दूनी के -10 और बराबर फिर y 3 पचे 15 -15 इधर करेंगे तो -16 इक्वल टू 1/2 दूनी के 4 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा आपका x बटे के -8 + 10 -8 और ये हो जाएगा +10 y बटे के -15 + 16 बराबर 1 बटे के 4 में से 3 गया 1। ये हो जाएगा आपका x बटे के 2 बराबर y बटे के 1 बराबर 1। फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, थर्ड कंडीशन है। तो पहले हम लोग इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं, थर्ड को। तो ये हमारा x बटे के 2 बराबर 1, x बराबर 2 आ जाएगा और सेकंड और थर्ड को ले लेंगे तो y बटे के 1 बराबर 1, तो y बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका सलूशन प्राप्त हुआ। ये है आपका सलूशन। तो ठीक है, इस प्रकार से आप बीजगणित विधि से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आप उसको हल करेंगे। देखिए बच्चों एक बार और समझ लीजिए आप, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, ये हमारा प्रश्न था। और सबसे पहले हम इन समीकरणों को इस रूप में लिख लेते हैं, 2x + y - 5 बराबर 0 और 3x + 2y - 8 बराबर 0 मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। पहले हम मान निकालेंगे a1 का, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का। सारे मान निकालने के बाद उसको रेशियो निकाला जाएगा, a1 और a2 का अनुपात 2/3, b1 और b2 का अनुपात 1/2 आएगा। और ये देखेंगे कि a1, a2, b1, b2 के अनुपात में किस प्रकार का रिलेशन है। आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का अनुपात एक दूसरे के क्या बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इन जो बताए गए हैं तीनों कंडीशन, इन कंडीशन में से आप देखते हैं कि इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस समीकरण को जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं, इस रूप में इसको एडजस्टमेंट करते हैं। फिर सबसे पहले देखिए यहाँ पे b1 है, b1, b2, c1, c2, a1, a2, फिर b1, b2। अब x बटे के
आप देख रहे हैं सूत्र x बटे के b1c2 माइनस b2c1 है, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको भी यहाँ से तीर द्वारा प्रदर्शित है। तो 1 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। और y बटे के फिर लिखेंगे 5 त्याई 15 -15 हो जाएगा माइनस और फिर माइनस 8 दूनी के 16। एक तो फार्मूले में होता है सूत्र में माइनस तो रहेगा ही, और ये 1 बटे के फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4 -3 1 कम 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x ये हो जाएगा आपका -8 अब प्लस 10 y बटे के -15 प्लस 16 बराबर 1 बटे के 4 में से 3 गया 1, x बटे के 2 बराबर y बटे के 1 बराबर 1। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 हमारे टर्म है, तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। तो x बटे के 2 बराबर 1 यहाँ निकल जाएगा आपका x बराबर 2। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड को लेते हैं तो y बटे के 1 बराबर 1 y बराबर 1। इस प्रकार हमने देखा अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो समीकरण का जो हल हुआ प्राप्त हुआ x का मान 2 और y का मान 1, यही है आपका आंसर। तो ठीक है, और बाकी आप जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों अगला सवाल है हमारा, दिया गया है एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको। आप जानते हैं कि x² का गुणांक और c का आपस में गुणा कर देते हैं, ये करड़ी में 2 हो जाएगा गुणे 5 करड़ी में 2 बराबर 5 दूनी के 10। अगर कड़ी में 2 का गुणा करें तो 2 आएगा और ये 5 हो गया आपका 5 दूनी के 10। और इसको इस प्रकार से जोड़ना है तो 5 प्लस 2 अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 7 और 5 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। देखिए करड़ी में 2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ इसको और इसको देखिए ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन है, यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, x केवल कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा करड़ी में 2x प्लस 5 और यहाँ पे कड़ी में 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 को आप लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो एक कड़ी में 2 कॉमन ले लिए तो एक बचेगा ना, कड़ी में 2 x प्लस यहाँ कड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा तो केवल 5 बराबर 0। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कि कड़ी में 2 x प्लस 5 कॉमन है, ये हो जाएगा आपका x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा -5 बटे कड़ी में 2। यदि x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 2। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि x के 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर -5 बटे कड़ी में 2 और x बराबर माइनस कड़ी में 2, ये आपके 2 मूल होंगे समीकरण के। तो यही है आपका आंसर। सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल 182 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस x, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना होगा 27 होगा। अब गुणनफल, दोनों का गुणनफल लिखें तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। देखिए अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस x² बराबर 182। इसको उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आप 182 का गुणनखंड कर दीजिए, 182 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 का गुणनखंड कर लीजिए तो 2 9 18 2 एकम 2 7 एकम 7 7 3 के 21, ये हो जाएगा 13 एकम 13।
यानी 7 दूनी के 14, 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 14 में 13 का आप गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए इसमें क्या कॉमन होगा। इसमें आपका x कॉमन है और ये हो जाएगा x माइनस 14 और माइनस यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ये भी हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ दोनों में इसमें भी कॉमन है x माइनस 14, तो ये कॉमन ले लीजिए और x माइनस हो जाएगा आपका 13 बराबर 0। अब यदि देखिए x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर 13 हो जाएगा। देखिए जब x बराबर पहला x बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर हो जाएगा आपका 27 में से 14 जाएगा 13। जब x बराबर क्या हो 13 हो तो 27 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि वे संख्याएं हमारी क्या होंगी, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। यही हमारा आंसर है।